नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेके आया हूँ जीके जीएस के टॉप 30% जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए मैं एक-एक प्रश्न को विस्तृत व्याख्या के साथ हल करता हूँ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? क्या वो डियर पार्क था या लोधी पार्क था या बुद्ध जयंती पार्क था या मुगल गार्डन था? वो कौन सा ऐसा गार्डन या पार्क था जिसे पहले इसका पूर्व नाम द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो लोग विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, लोधी गार्डन, है ना। ये बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है कि मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है ना। तो ये आगरा में स्थित है ना। तो ये इसको ध्यान रखें, मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है। मैंने कल देखा कि मेरी वीडियोज़ को कुछ लोग डिसलाइक कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि उन लोगों को कि मुझे पता है कि ये डिसलाइक किसने किया है। तो मैं उसके लिए एक शब्द कहना चाहूँगा कि ये लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे। ऐसे ही किसी की सफलता को देखकर यूँ ही जलते रहेंगे। और ये वही करते हैं जो सिर्फ़ उनके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं होती है। उन्हें आता-जाता कुछ नहीं है, बस दूसरों की स्टाइल को या दूसरों के व्यवहार को ये कॉपी करते हैं, लेकिन इनके बस का फ़िलहाल कुछ नहीं होता। डिसलाइक करना इन्हें आता है बस, जीवन में ये कुछ नहीं कर पाएँगे, ये मेरा ऐसा मानना है। तो फ़िलहाल डिसलाइक करने वालों के लिए वो उनकी अलग ज़िंदगी है। तो यक्षगान पूछा गया, बहुत ही फ़ेमस क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार के रूप में नोट करें। ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या ये केरल का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है या उत्तर प्रदेश का है? किसका है? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो यक्षगान ये कर्नाटक का है। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। और भी कुछ बता दें, जैसे केरल का मोहिनी अट्टम, है ना, मोहिनी अट्टम, है ना, मोहिनी अट्टम केरल का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ये बहुत ही फेमस नृत्य बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में ट्रेंडिंग रहते हैं। और बिहू असम, है ना, बिहू कहाँ का है? असम का है। और ये गिद्दा और पूछा जाता है जो कि पंजाब का है ना। और गरबा गुजरात का, ये सभी जानते हैं। ये लोक नृत्य थे कुछ जो बहुत ही ट्रेंडिंग रहते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो याद रखें, केरल में कौन है? मोहिनीअट्टम है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, गिद्धा पंजाब, बिहू असम, यक्षगान कर्नाटक, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कर्नाटक के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसमें किस में संग्रहित किया जाता है? क्या उसे पानी में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, शराब में? किसको ये इसमें संग्रहित किया जा सकता है? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। जो लोग ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम बढ़िया हैं, उम्दा हैं। ये सफ़ेद फास्फोरस पानी में संग्रहित कर रखा है। एक और एक मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ कि जो सोडियम होता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना, केरोसिन के ऑयल, केरोसिन के तेल में, है ना, केरोसिन में। तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ये प्रश्न बहुत ही उम्दा है, बढ़िया है। यहाँ से मैं 2-3 क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूँगा कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया जाता है? क्या 1972 में, 73 में, 83 में, 1991 में? कब किया जाता है? तो इसका सही विकल्प बताएं। तो ये विकल्प जो बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही है। 1973 में ही टाइगर रिजर्व का कार्यक्रम चलाया गया। और अगर पूछा जाए कि टाइगर मैन किसे कहा जाता है ना, टाइगर मैन किसे कहा जाता है, तो वो हैं कैलाश सांखला जी, है ना, कैलाश सांखला टाइगर मैन, है ना। और अगर जल पुरुष की बात करें तो जल पुरुष में आ जाएंगे राजेंद्र सिंह, है ना, याद रख सकते हैं इसको फिर। तो क्वेश्चन नंबर अगला, फिलहाल इसका सही विकल्प भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है समाधि स्थल से। तो आप लोग पढ़ने जरूर लें इनको। क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजघाट है ना, ये किसकी समाधि स्थल है? ये पूछा जा रहा है। क्या महात्मा गांधी की, इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प बताएं।
ये महात्मा गांधी जी की हैं, है ना। अभी मैं बताऊंगा कैसे याद करते हैं। इंदिरा गांधी जो इंदिरा गांधी जी हैं, इनका क्या है, इनका है शक्ति स्थल, है ना, शक्ति स्थल। बहादुर की क्या है, विजय है ना। और भी हैं, जैसे नेहरू जी का शांति वन है, नेहरू जी का शांति वन है। और चौधरी चरण सिंह का किसान है, चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है ना, वो किसान घाट है ना, किसान घाट। और मोरारजी देसाई का है अभय घाट, है ना, अभय घाट। अब मैं एक एक करके मैं बताऊंगा, तो आप सभी नोट कर लेना, और मैं याद भी बताऊंगा कि इसे कैसे याद रख सकते हैं, है ना। तो फिलहाल देख लेते हैं कि राजघाट, है ना। अब बताओ कि राज मतलब नोटों पे राज कौन करता है, तो गांधी जी ही तो करते हैं नोटों पर राज। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नोटों पर राज कौन कर सकता है, तो गांधी जी, है ना। ये राजघाट याद हो गया कि जब भी महात्मा गांधी जी से याद आएगा तो याद आ जाएगा राजघाट, है ना। इंदिरा गांधी शक्ति किस में होती है, इंदिरा में होती है, तो इससे शक्ति याद रख सकते हैं ना, इंदिरा शक्ति, है ना। विजय किन की होती है, तो बहादुरों की विजय होती है, जैसे बहादुर, और यहाँ लिख दें हम विजय, है ना, विजय बहादुर, है ना। पूछा था किसान घाट किसका है ना, तो चौधरी चरण सिंह। चरण याद आ जाएंगे ना, तो चरण छूने हैं किसके, किसान के, है ना, किसान के। अब ये किसान, चरण किसान, है ना, क्योंकि चरण छुएंगे क्यों किसान के, क्योंकि वो अन्नदाता होता है ना। तो चरण से चौधरी चरण सिंह की किसान घाट, है ना। अभय घाट मतलब मोरारजी देसाई, अभय मतलब भय, भय किसको लगता है, मोर को, है ना। तो मोर से बना मोरारजी देसाई, और भय से बना अभय घाट, है ना। तो ये कुछ थे, इम्पोर्टेंट थे, तो सभी लोग इसका मतलब लिख लें या फिर सुन लें ध्यान से। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, ऐसा पूछा जा रहा है कि जो हृदय की धड़कन है, उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। क्या वो लोहा है, पोटेशियम है, गंधक है, सोडियम है, क्या है, इसका सही विकल्प बताएं। हृदय की धड़कन, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, पोटेशियम होता है ना। और हृदय जो रोगी होते हैं उनको सेव खाने के लिए बोला जाता है, ऐसा सुना है। तो सेव में क्या पाया जाता है, सेव में जो सेव का लाल रंग होता है, वो एंथ्रोसाइनिन के कारण उसका लाल रंग होता है, एंथ्रोसाइनिन, है ना। याद रख सकते हैं, ये पूछा भी गया है कि सेव का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है ना। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। फिलहाल अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। मैंने बताया था जो लोग मेरी टॉप 30 वीडियो से जुड़े हैं, तो मैं बताता रहता हूँ किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने जब भी ये विजयनगर से क्वेश्चन आएगा, मैंने हमेशा बताया होगा कि आप देख सकते हैं, विजयनगर को पढ़ सकते हैं, वहाँ से एक ना एक % ट्रेंड कर जाता है एग्जाम में। तो अभी तक जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो वो विजय साम्राज्य को पढ़ लें। तो आइए मैं बताता हूँ विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो क्या है ये विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य एक दो भाई थे, हरियर और बुक्का, है ना। हरियर और बुक्का जी थे। इन्होंने अपने दो भाइयों ने मिलकर ही विजयनगर साम्राज्य को बसाया था। ये मुगल बादशाह के अधीन ये कैद हो गए थे, और दिल्ली में ये मुस्लिम बनकर रही। फिर क्या हुआ, अंततः ये कुछ विद्रोह को दक्षिण में दबाने के लिए उन्होंने भेजा इनको। तो इन्होंने क्या किया, मौका पाकर तुंगभद्रा नदी पर एक विद्वान थे, गंगा नहीं सॉरी विद्याधरण, है ना। उनसे मतलब दीक्षा ली कि हम मुस्लिम बने रहे, हमें हिंदू में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो उन्होंने ही उनको दीक्षा दिया, और हिंदू में पुनः उन्हें मतलब दीक्षित किया। तो वो विद्वान थे या पंडित जी थे, वो विद्याधरण थे, है ना। तो ये विजयनगर की स्थापना से था। विजयनगर किस नदी पर स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, याद रखना है ना, तुंगभद्रा नदी, है ना। ये विजयनगर के बारे में चल रहा है, अभी प्रश्न को नहीं आया। और पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन था, और वो कब हुआ, तो एक युद्ध यहाँ बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, है ना, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था, है ना। याद रख सकते हैं इसको भी, बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रश्न बन सकता है ये। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, है ना, 1565 में हुआ था, याद रख सकते हैं इसको। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, है ना। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो अवशेष मिले थे वो कहाँ मिले थे, तो हम्पी में मिले थे, कर्नाटक में, है ना। तो अब इतना विजयनगर साम्राज्य के बारे में था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य से
एक और प्रश्न यहाँ बना है कि विजयनगर साम्राज्य में एक बहुत ही उम्दा बढ़िया राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय, है ना। जिनका व्यक्तित्व बहुत ही धनी था और ये मतलब कहते हैं ना कि इन्होंने अपने दरबार में 8 कवियों का समूह बनाया और उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? अष्टदिग्गज, है ना। अगर पूछा जाए कि अष्टदिग्गज किन्हें कहा जाता है, ये भी ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि अष्टदिग्गज किन्हें कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय को, है ना। अष्टदिग्गज किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है। कृष्णदेव राय को ने मतलब एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था हजारा मंदिर, है ना। और विट्ठल स्वामी का मंदिर, ये भी कृष्णदेव राय की ही देन है। और कृष्णदेव राय ने एक अपनी पुस्तक भी लिखी है जो बहुत ही ट्रेंडिंग पुस्तक है, जो पेपर में पूछी जाती है, जामवती, है ना। कौन सी पुस्तक लिखी है? जामवती, है ना। ये किस भाषा में लिखी है? संस्कृत में लिखी है। ये भी बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है कि ये किताब किस में लिखी गई है? संस्कृत में। अब ये लोग गलत क्यों कर लेते हैं, मैं बताऊं जरा इसको। और गलत करने स्वाभाविक है, गलत कर लेंगे हम, देखो कैसे। ऑप्शन में आएगा कि कृष्णदेव द्वारा रचित पुस्तक जामवती जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु में, मराठी में, है ना, और तमिल में, संस्कृत में। अब यार ये बताओ, तमिल भी आ गया, तेलुगु भी आ गया, है ना, और संस्कृत था, है ना। अब ये बताओ, ये कृष्णदेव राय कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये विजयनगर साउथ से ही तो संबंध रखते हैं। अब ये साउथ के थे तो साउथ में क्या तमिल और तेलुगु ही तो बोली जाती हैं, भाषा यही है। तो इस वजह से हम गलत कर लेते हैं और ऑप्शन भी देता है, यही ऑप्शन देता है। तो इस पुस्तक अगर ये ग्रंथ आए तो संस्कृत को जरूर याद रखिए, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि कृष्णदेव राय को ही हजारा मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? ग्रे मानी होता है भूरा और इसे भूरी क्रांति भी कहा जाता है ना, याद रखना। इसे भूरी क्रांति भी कहा जाता है। भूरी क्या होती है? खाद होती है, उर्वरक होती है, याद रखें। मछली के बारे में पूछा जाता है तो इसे नीली क्रांति कहते हैं, याद रखना, इसे नीली क्रांति कहते हैं। पूछा जाता है पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति है तिलहन से संबंधित है ना, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पूछा जाता है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो वो फल से संबंधित है ना, फल उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न से संबंधित है। हरित क्रांति में क्या हुआ था, इससे संबंधित स्वामीनाथन जी थे, है ना। पंजाब में गेहूँ के बारे में उन्होंने खेती की, मतलब उपज को बढ़ाया था। और एक और होती है रजत क्रांति, किससे संबंधित है? तो अंडा से संबंधित है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर इसका जो विकल्प है ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? क्या हेनरी सीले ने, फ्रैंक जो हेबर्टले थे, या जी ब्रैडशा थे, कौन थे? तो विद्युत प्रेस का जो आविष्कार किया था वो विकल्प ए सही हो जाएगा। जो हेनरी जी थे उन्होंने ही विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि तांबा का शत्रु तत्व है, कौन है? क्या नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, गंधक है, कार्बन है, कौन है तांबा का शत्रु तत्व, है ना। तो जो तांबे का शत्रु होता है वो सल्फर होता है, तो सही विकल्प इसका सी हो जाएगा कि जो गंधक, ये तांबे का शत्रु होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है ब्लू बेबी जो जो ब्लू बेबी रोग होता है वो किससे होता है? जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है वो किससे होता है? क्या कार्बोनेट से होता है, सल्फेट से, क्लोराइड से, नाइट्रेट से? बहुत ही उम्दा प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा लें, बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है। यहाँ से अगर रोगों से प्रश्न बनेगा तो एक दो रोग होते हैं, जैसे खैरा रोग किससे होता है? धान से होता है ना। खैरा रोग किसमें होता है? धान में, है ना। तो एक और भी रोग है, मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल इसका सही विकल्प चुनें। तो याद कर लें इसको कि ब्लू बेबी जो रोग होता है वो नाइट्रेट से होता है ना। बहुत ही ट्रेंडिंग और उम्दा प्रश्न है ये, है ना। तो ब्लू बेबी रोग किससे होता है? ये नाइट्रेट से होता है, याद रखें। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, स्टार लगाएं इस प्रश्न को। और भी मैं आपको भी बता रहा हूँ जो भी बहुत ही पूछे जाते हैं। जैसे पहला पूछा जाए इटाई इटाई रोग किससे होता है ना। इटाई इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से होता है। किससे होता है? कैडमियम से, याद रखें। पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है कि इटाई इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से होता है। एक और रोग पूछा जाता है कि मिनी माता रोग किससे होता है? तो पारा से होता है ना। मिनी माता रोग किससे होता है? पारा से होता है। दो तो ये होगा, तीसरा ये हो गया, है ना। ये 3 लोग बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न कर जाते हैं जब टेट की जब एग्ज़ाम होता है या फिर सुपर टेट होता है, उनमें रोग में एक ही प्रश्न जरूर मिल जाता है। तो याद रखें, ब्लू बेबी रोग नाइट्रेट से होता है, और जो मैंने बताया था इटाई इटाई रोग कैडमियम से होता है, और मिनी माता रोग पारा से होता है ना। और
फिलहाल इसका सही विकल्प डी हो जाएगा कि जो ब्लू बेबी रोग होता है वो नाइट्रेट से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो पृथ्वी में बनता है ना वस्तु का, वो मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? क्या यूपिल पे, कॉर्निया पे, आइरिस पे, रेटिना पे, कहाँ बनता है? तो फिलहाल इसका सही विकल्प करें, गलत नहीं करना है ऐसे प्रश्नों को। बहुत ही फिजिक्स का बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है ये कि मनुष्य की जो आँख पे मतलब जो पृथ्वी में बनता है वो कहाँ बनता है? तो वो रेटिना पे बनता है, याद रखें इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्या 1948 में, क्या 1948 में, 68 में, 74 में, 99 में? सही विकल्प बताएं। तो जो परमाणु ऊर्जा की स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? क्या कलपक्कम में है, मुंबई में है, पोखरण में है, नरोरा में है, कहाँ है? तो ये जो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र है जो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, इसका सही विकल्प भी हो जाएगा। और अगर पूछा जाए पोखरण कहाँ है, तो ये उसमें राजस्थान में है। यहीं पे पहला जो हुआ था तो वो लाफिंग बुद्धा था जो छोड़ा गया था, सैटेलाइट, है ना, याद रख सकते हैं लाफिंग बुद्धा पोखरण में। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? क्या जो हिप्पोक्रेटस थे, लिनियस थे, ट्रेबनियस थे, या थियोफ्रस्टस थे, कौन थे? बॉटनी के जनक पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन हैं? जिन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की है, क्या वो बाल गंगाधर तिलक हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य जी हैं? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य जी हैं, जिन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की है। इनसे एक प्रश्न और ट्रेंडिंग करता है कि ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, है ना। भारतीय जुड़ जाता है तभी ये होते हैं कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? श्री राज गोपालाचार्य जी, है ना। और दादा भाई नौरोजी कौन है? ये वयोवृद्ध नेता के नाम से जाने जाते हैं, वयोवृद्ध नेता। पॉवर्टी ऑफ फैक्ट नंबर 1, फैक्ट 2, पॉवर्टी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक की लेखक हैं, है ना। और ये पहले सांसद थे ब्रिटिश संसद में हिस्सा लेने वाले, है ना। और दादा भाई नौरोजी ने जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, ये था। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो सूर्य के किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। क्या पृथ्वी मंगल है, मंगल बृहस्पतिवार है, बृहस्पति और शनि है, शनि और वरुण है, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर इसका सही विकल्प बताएं। तो मैं कुछ फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि मान लो ये मेरा सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बुध है ना। यहाँ बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, और बृहस्पतिवार है, और फिर शनि है, अरुण है, और वरुण है ना। तो ये हो गया। तो अब मैं यहाँ से कुछ फैक्ट बताऊंगा इन सभी ग्रह के बारे में, थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा ताकि आप लोग भूलें ना। अगर पूछा जाए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है ना। और बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना कि सूर्य के पास बुध है तो बुध गर्म होगा, है ना। सोच लेते हैं ना ये कि मतलब जो आग के सबसे नज़दीक होगा वही तो गर्म होगा, ऐसा नहीं है। आग के से थोड़ा दूर भी है वो भी गर्म हो सकता है। तो फिलहाल इसका ये आंसर गलत हो जाएगा और ये शुक्र सही हो जाएगा कि सूर्य के सर्वाधिक जो समीप ग्रह है, मतलब कुछ ऐसा नहीं पूछा, ऐसा पूछा जाएगा कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है ना। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह पे जो लाल मिट्टी होती है, ऑक्साइड होती है, इसके दो उपग्रह होते हैं, डीमोस फोबोस, है ना। अब बृहस्पतिवार के बारे में बताएं तो बृहस्पतिवार को क्या कहा जाता है? इसे पीला ग्रह कहा जाता है और ये सबसे बड़ा ग्रह है ना। शनि ग्रह क्या है? छल्लोंदार वाला ग्रह है। अरुण सबसे ठंडा ग्रह है ना, इसको भी याद रख सकते हैं। तो फिलहाल अपना प्रश्न पूछ रहा है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पतिवार के बीच में पाए जाते हैं, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, मंगल और बृहस्पतिवार के बीच ही ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। पहले बता दें कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, पहले 9 थी, एक प्लूटो को हटा दिया गया है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नूरजहां नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? क्या वो अकबर की थी, औरंगजेब की थी, शाहजहां की थी, जहांगीर की थी? बता दें कि नूरजहां। ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है, सभी कर ले जाएंगे उम्मीद है मुझे, क्योंकि ये बहुत ही
बढ़िया प्रश्न है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ये जो नूरजहाँ थी ये जहांगीर की पत्नी थी। बता दें जहांगीर की 2 और पत्नियां थीं जो कि हिंदू थी, है ना। ठीक है। तो पहली पत्नी का नाम बता दें, पहली पत्नी थी मानबाई, है ना, मानबाई। ये मानबाई कहाँ की थी? ये थी आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, है ना। दूसरी थी जगत गोसाई, जगत गोसाई ये थी उदय सिंह की पुत्री थी ये भी। और तीसरी थी नूरजहाँ जिसे इसने कहा जाता है कि इसे आगरा के मीना बाज़ार में देखा था इसको और इसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था और इसने शादी कर ली थी इससे, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी माँ थी जो अस्मत बानो बेगम। कौन थी? अस्मत बानो बेगम। इन्होंने इत्र निकालने की विधि खोजी थी। क्या निकालने की विधि खोजी थी? इत्र निकालने की विधि। अब इत्र से याद आया कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को कहा जाता है ना। कन्नौज कहाँ स्थित है? गंगा के तट पर स्थित है, याद रख सकते हैं। फिलहाल इतना ही। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं ने जो चुनार का दुर्ग था प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने जो चुनार था, जो जो कि ये चुनार कहाँ पड़ता है? ये मिर्ज़ापुर में पड़ता है। चुनार एक किला था ये, है ना। उस पे इसने आक्रमण कर दिया था। तो वो आक्रमण कब किया था? 1531 में, 32 में, 33 में, 66 में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। इसने 1532 में चुनार पर आक्रमण कर दिया था। ये प्रथम आक्रमण था। इस वजह से पूछा भी जाता है, इसी वजह से पूछा जाता है कि हुमायूं ने पहला आक्रमण कर दिया था, है ना। कहाँ आक्रमण किया था? मिर्ज़ापुर के जो चुनार का किला था उस पे आक्रमण कर दिया था, है ना। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है हुमायूं से, इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है ना। राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न आता है, टेट वाले याद कर लें। टेट में तो एक पूछा जाता है और सुपर टेट में भी आने की संभावना है। तो क्या काजीरंगा है? काजीरंगा कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है ना। ये असम में स्थित है। एक गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में आज वर्तमान में 7 हो गए हैं, है ना। जैसे ओरांग, नमेरी और गर्म पानी और काजीरंगा, है ना। 4-5 तो मैंने बता दिए और 2 बचे हुए हैं, वो पढ़ लें, अभी रिसेंटली में ही बने हैं। तो असम से आने की संभावना है। जिम कॉर्बेट ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है ना। और पलामू कहाँ है? ये पलामू जो है वो कहाँ है? तो ये पलामू झारखंड में है। कहाँ स्थित है? झारखंड में है ना। तो ये सभी विकल्प हो गए हैं। अब बारी आती है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है पहला कौन है? तो जो राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट, इसी जो उत्तराखंड में, इसी को पहला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है ना। तो फिलहाल इसको कार्ड ने अब समझाएं कि राष्ट्रीय उद्यान है जो जिम कॉर्बेट है, इसका सही विकल्प भी होगा। ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है और इसे पहले हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, है ना। ये भी बहुत ही उम्दा प्रश्न है। हेली नेशनल पार्क पूछा जाता है कि हेली नेशनल पार्क किसका पहले पुराना नाम था? तो वो जिम कॉर्बेट का था, है ना। और ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है ना। यही फूलों की घाटी स्थित है ना। तो काजीरंगा असम, पलामू झारखंड, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो ऐश्वर्य ऑयल फैक्ट्री, जो ऑयल फील्ड है वो कहाँ स्थित है? जो ऐश्वर्य ऑयल फील्ड, क्या वो उत्तर प्रदेश में है, असम में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है? कहाँ स्थित है? सही विकल्प बताएं। तो ये जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं, राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एकदम सही हैं। तो एक प्रश्न मैं बताऊंगा, स्टार लगा के नोट करें कि पूछा जाए तेल का पहला कुआं, तेल का पहला कुआं कहाँ खोदा गया? तो वो डिगबोई में खोदा गया। डिगबोई, असम, है ना। ये असम कहाँ है? डिगबोई में, है ना। असम से याद आ गया, देखो मांजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में है ना। और किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ब्रह्मपुत्र नदी पे ही ढोला सादिया जो पुल बनाया गया है वो सबसे लंबा पुल है, याद रखें, है ना। असम में ही 7 जो राष्ट्रीय अभयारण्य बने हैं, अभी बने हैं, 2 अभी बने हैं रिसेंटली में, है ना, देख लें उनको। तो फिलहाल असम के लिए इतना ही है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय किसे कहा? मतलब संविधान की आत्मा किसे कहा है? अगर अनुच्छेद पूछता तो भूलना नहीं है, अनुच्छेद पूछेगा तो 32, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अनुच्छेद पूछे तो 32, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही विकल्प बताएं। क्या धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है जो किससे है? 25 से 28 के बीच है धार्मिक स्वतंत्रताएं। संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार में एक दो चीज़ें मैं बता दूं कि संपत्ति के अधिकार से हमेशा ही ट्रेंडिंग करती हैं। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, है ना। इसको हटा दिया गया
अब इसको कब हटाया गया, यही ट्रेंडिंग प्रश्न है कि कब हटाया गया, किस संशोधन द्वारा हटाया गया, है ना। यही प्रश्न पूछा जाता है कि पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मूल अधिकार था, उसको हटा दिया गया, उसको क्या बना दिया गया, कि हाँ किस अनुच्छेद में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यही 2-3 प्रश्न हैं जो ट्रेंडिंग करते हैं संपत्ति से। तो पहला फैक्ट नोट करें कि 44वां संविधान संशोधन 1978, है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाया गया और कहाँ भेजा गया, इसको भेज दिया गया अनुच्छेद 300 ए में। कहाँ भेज दिया गया, 300 ए में, है ना। क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बस यही फैक्ट थे इसके कि जो कानूनी अधिकार था उसको हटा दिया गया, किस संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978। कहाँ भेज दिया गया, तो अनुच्छेद 300 ए में भेज दिया गया। क्या बना के भेजा गया, कानूनी अधिकार बना के भेजा गया, है ना। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं। जो धार्मिक स्वतंत्रता थी वो 25 से 28 थी, याद रखें 25 से 28 के बीच जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, है ना। इसको 300 ए में जोड़ दिया गया कानूनी अधिकार बनाकर। समानता का जो अधिकार है वो 14 है और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि संविधान का हृदय आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को, है ना। और तो ये डी ऑप्शन में 32 मिल रहा है ना, तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछा जा रहा है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, है ना। अभी ये दोनों जो प्रश्न हैं वे बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है रहे हैं संविधान से, कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को, याद रखना। और अगर 32 नहीं होगा तो यही लिखा होगा संवैधानिक उपचारों की अधिकार, है ना, है ना। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो संविधान की कुंजी है वो किसे कहा जाता है, क्या प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, प्रारूप को, निष्कर्ष को किसे कहा जाता है ना। इससे मैं 2-3 जुड़े और भी फैक्ट बताऊंगा, फिलहाल इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो संविधान की कुंजी है उसको प्रस्तावना कहते हैं, है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। जो संविधान की कुंजी थी उसे प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना में पूछा जाए कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र एक बार संशोधन हुआ है, ये याद रखना, मात्र एक बार। कितनी बार, मात्र एक बार। वो भी कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। इसमें क्या हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे, वो शब्द थे समाजवाद और अखंडता, और एक और वर्ड था, देखो याद नहीं आ रहा। हाँ देखो, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। ये 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान की जो प्रस्तावना में। मात्र एक बार संशोधन हुआ था, याद रखें इस बात को, है ना। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। मूल अधिकारों की संख्या बता दें कितनी है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वो 6 है, क्योंकि एक हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, है ना। ये भाग किस में है, भाग 3 में है। कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, 12 से 35 हैं, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है बायोलॉजी से, कि जो टिबिया और जो फेबुला नामक हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में, टांग में, मुंह में, भुजा में। तो ये जांग में पाई जाती है और ये टांग इसका सही विकल्प हो जाएगा। टिबिया और फेबुला नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में इसको मैंने बता दिया है कि जो मांजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ है, असम में है, याद रख सकते हैं। यही पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। 3-4 प्रश्न मैं बता रहा हूँ तो नोट कर सकते हैं आप। पहला जो मैं पहला फैक्ट बता रहा हूँ कि पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप, ये कहाँ है, असम में है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखना। ये देखो 3 फैक्ट हो गए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली द्वीप किस कहाँ स्थित है, असम में है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से नहीं मिलती हैं। तो उसका सही विकल्प का चुनाव करें कि जो क्या असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जो सीमा राज्य की नहीं लगती है वो सिक्किम से नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है वो कौन है। क्या वो लुटियंस थे, ब्राउन थे, लैरी बेकर थे, जो कार्बूजियर थे वो कौन थे। तो याद रखना जो एडमंड लुटियंस है ये संसद के वास्तुकार हैं। कौन है, संसद के वास्तुकार, है ना।
पूछा जाता है संसद के वास्तुकार हैं तो लुटियंस साहब हैं। और चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन हैं तो ली जो कार्बूजियर हैं ये हैं, उसका डी विकल्प सही हो जाएगा। और चंडीगढ़ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रॉक गार्डन, ये जो मैंने टॉप 100 प्रश्न करवाए उसी में मिल जाएगा कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। ये किसने बनवाया था तो नेक चंद सैनी ने बनवाया था, याद रखें इसको। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो एमनेस्टी है इसका मुख्यालय कहाँ है, क्या लंदन में है, पेरिस में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, कहाँ स्थित है। सुपर टेट में एक जो संगठन से प्रश्न आना ही है हेडक्वार्टर से, तो सभी लोग हेडक्वार्टर को याद कर लें, है ना। जैसे फिलहाल इसका मैं विकल्प करता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कौन कहाँ है। एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है वो लंदन में स्थित है। पेरिस में क्या है, बहुत ही ट्रेंडिंग और उम्दा प्रश्न है पूछे जाने वाला कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, वो पेरिस में ही है, याद रखें, है ना। पेरिस मतलब फ्रांस, है ना। और बोल सकते हैं, अरे क्या बोलते हैं, फैशन की नगरी भी फ्रांस को बोला जाता है ना। तो जेनेवा में क्या है, बहुत ही हेडक्वार्टर हैं जो डब्ल्यू से शुरू होंगे वो सभी हेडक्वार्टर जेनेवा होंगे। जैसे WHO, WTO, WMO, है ना। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO व्यापार वाला, WMO मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा, WHO और मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो जितने भी W से शुरू होंगे वो सब जेनेवा होंगे। न्यूयॉर्क में कहाँ है, न्यूयॉर्क में एक है जो यूनाइटेड नेशन है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, हडसन नदी के किनारे है, याद रखना, है ना। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को को पूछा जाता है, बहुत ही कन्फ्यूजन करते हैं, न्यूयॉर्क सभी टिक कर देते हैं, न्यूयॉर्क नहीं टिक करना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस में, याद करना है, पेरिस पेरिस पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। और यूनाइटेड नेशन इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ना, याद रखें। ये किस नदी पर है, हडसन नदी पर। तो लंदन टेम्स नदी पर के किनारे बसा हुआ है ना। पेरिस सीन नदी पर बसा हुआ है, याद रख सकते हैं। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हॉकी इंडिया लीग का जो प्रारंभिक वर्ष है वो क्या है। जो हॉकी इंडिया का प्रारंभिक वर्ष क्या है, 2013, 19, 10, 7 क्या था। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा 2013। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। अभी तक जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी वीडियोस आप तक सभी को समय से पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब के बारे में मैं रोज़ कहता हूं कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। लाइक और सब्सक्राइब से क्या होता है कि हम और आपके बीच में एक बॉन्डिंग का पता चलता है कि हमारे बीच में, आप दोनों के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। इस वजह से लाइक और सब्सक्राइब किए जाते हैं, है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो फिलहाल अगर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि जो ब्लैक होल सिद्धांत था, जो ब्लैक होल सिद्धांत है इसकी खोज किसने की है। अगर ब्लैक होल पता नहीं है तो एक चीज़ तो ज़रूर पता होगी कि जो बरमूडा ट्रायंगल है, जो बरमूडा ट्रायंगल है वो कहाँ स्थित है। वो अटलांटिक में। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये कि ये कहाँ पाया जाता है तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। यहाँ क्या है बरमूडा ट्रायंगल में कि यहाँ एक ऐसा ग्रेविटी हॉल है, यहाँ पे जो भी जहाज आते हैं वो सब इसी में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा ग्रेविटी है। ये त्रिभुजाकार है, इस वजह से इसको बरमूडा ट्रायंगल कहा गया, है ना। तो अब ये बताओ कि बरमूडा ट्रायंगल पूछा जाता है अटलांटिक महासागर में। बहुत ही बिल्कुल सेम यही कहानी है कि ब्लैक होल ये भी ये चंद्रशेखर ने खोजा था, बिल्कुल सेम स्थिति बरमूडा ट्रायंगल की तरह है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ई। तो अभी तक जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद।